राम, अब ये मंच आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पयोधी आपका। और जब हम शिक्षा के सम्मेलन में आपका जी मीडिया पर स्वागत कर रहे हैं, जी न्यूज़ पर स्वागत कर रहे हैं, तो पहले तो मंत्री जी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका इस मंच पर, यह बताते हुए कि धन्यवाद। राजस्थान के उन चुनिंदा मंत्रियों में से एक हैं जो पीएचडी हैं। भारत में शिक्षित मंत्रियों में से एक बीडी कल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। और आप चूंकि लेक्चरर भी रहे हैं सर, तो हमने तो बचपन में जब पढ़ा तो यही पढ़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारी जो परंपरा है शिक्षा की, वो इसी परंपरा से निकलती है। और गोस्वामी तुलसीदास बिल्कुल रामचरितमानस की रचना में ये लिखते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर हैं लेकिन गुरु के रूप में हैं। बिल्कुल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो गुरु हैं, इसीलिए उनके बारे में लिखा गया कि यमाश्रुतो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सिर पर चंद्रमा है, वक्र है, लेकिन इसलिए पूजा के योग्य है क्योंकि गुरु के सिर पर है, शिव के सिर पर है। और इसी परंपरा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो 5वां सोरठा रामचरितमानस में जो लिखा गया, उसमें लिखा कि जो रचना है उसमें कहा गया कि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जो तम है, अंधकार है, मोह का नहीं महामोह का है। और केवल एक गुरु है जिसके वचन हमें इस अंधकार से निकालेंगे। तो कल्ला साहब, गुरु के रूप में भी आपका स्वागत है। राजस्थान की चूंकि एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन की व्यवस्था आपके पास है, इसलिए भी आपका स्वागत है। और हम शिक्षा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पहला सवाल आपसे यही है कि राजनीति का स्थान हमने राजनीति विज्ञान के रूप में तो समझा है, सीखा भी है, लेकिन हर विषय पर अगर राजनीति हावी होने लगे तो अच्छी शिक्षा की कल्पना हम कैसे करेंगे? ये बात सही है कि शिक्षा में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। राजनीति को और शिक्षा को अलग रखना चाहिए। मैं राजस्थान का करीब पहले भी 9 साल तक शिक्षा मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं की। कभी पाठ्यक्रम में अपनी तरफ से कोई जोड़ने की कोशिश नहीं की। जो शिक्षाविद, जो बोर्ड के अधिकारी अथवा यूनिवर्सिटी के जो विद्या परिषद के जो लोग हैं, एकेडमिक काउंसिल के लोग हैं, उन्होंने जो पाठ्यक्रम बना दिया वो पाठ्यक्रम ही हम लोगों ने माना है। और उसमें कहीं कोई सरकार की तरफ से हमने किसी भी प्रकार से उसमें उनसे कोई लिखवाने की कोशिश नहीं की। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में जब मैं शिक्षा मंत्री रहा, मैंने कभी भी पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ अथवा राजनीति नहीं की। और मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जब मैं स्वयं पढ़ता था तो प्रेरणा के स्तोत्र नाम की एक पुस्तक थी। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, इन सब के पाठ पढ़ाए जाते थे और उनकी अच्छी अच्छी बातें हमने बचपन में पढ़ी। कुल मिलाकर के हमारे पाठ्यक्रम संविधान के अनुसार, हमारे जो शिक्षाविद लोगों में शुरू से ही नैतिक शिक्षा का समावेश करने वाली शिक्षा दी। मैंने कई बार अपने विचार ज़रूर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत व्यक्त किए हैं। जैसे मैंने राजस्थान के शिक्षाविदों को कई बार कहता हूँ कि हमारा सिलेबस यूपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार का है उससे मिलते जुलते होने चाहिए। और वो पाठ्यक्रम ही हमको अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में आएँ। ये ज़रूर मैंने कहा है, लेकिन कभी भी राजनीतिक विचारधारा को थोपने का या ये कहना चाहिए कि अपनी पार्टी की विचारधारा को थोपने की कभी कोशिश नहीं की। और मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी ये
अपील करना चाहता हूं कि वे अपनी विचारधारा को नहीं थोपें। पाठ्यक्रमों को शिक्षा भी, जिनकी एक तरफ से यूनिवर्सिटी हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज है, हमारे बोर्ड ऑटोनॉमस बोर्ड हैं, उनके अंतर्गत जो भी शिक्षाविद विषय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम बनाते हैं उन्हीं पाठ्यक्रमों को बनाना चाहिए। बल्कि उनको ये ज़रूर करना चाहिए, जैसे मुझे याद है मेरी बचपन की पढ़ाई में हमको बताया जाता था, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर टेल से लाई, कभी झूठ मत बोलो, मातृवत परदारे सुपरदिव्य सुलोस्तवत, पराई स्त्री को माँ की तरह समझो और दूसरे के धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। ये पढ़ाई अभी भी हमको याद है। तो इस प्रकार से मतलब नैतिक मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को परिपक्व बनाने के लिए नैतिक शिक्षा के ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ विषय विशेषज्ञ, हिंदी का विशेषज्ञ है तो हिंदी के व्याकरण के बारे में, ग्रामर के बारे में, अंग्रेजी का है तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति है तो पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ अपने अपने संविधान में क्या विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, बिल्कुल नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, कल्ला साहब, इन सब चीज़ों के बारे में वो। हाँ, सवाल यह है, आपने कहा सत्यम ब्रूयात हाँ, प्रियम बताएं। ब्रूयात, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, या। लेकिन कोई चुप जाए, सत्यम परम धीमहि, हमारे लेकिन कोई भागवत चुप का जाए ये भी कहा कि सारे ऐसा अप्रिय सत्यम सत्य परम बोलने से धीमहि, थोड़ा सत्य सा बड़ा परहेज कोई करना धर्म चाहिए। नहीं है। कल्ला साहब कहा कि ऐसा सत्य हाँ। बोलने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए जो थोड़ा चुप जाए, लेकिन हम तो उसी पेशे में हैं जिसमें ऐसे ही सख्त सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल आपसे यह है कि आपकी सरकार ये कहती है कि 17-18% शिक्षा पर बजट खर्च करने वाली सरकार है, आपकी सरकार ये कहती है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि बड़ी मद जो है इस राशि की लगभग 33 से 34 हज़ार करोड़ वो शिक्षकों की सैलरी पे चली जाती है। शिक्षा को अपग्रेड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, जो व्यवस्थाएं बढ़ानी हैं, उनके लिए बहुत ही सीमित बजट है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, शिक्षकों की तनख्वाह जो देते हैं तो शिक्षक भी तो एक तरीके से आप समझिए वो संकाय का हिस्सा है, पढ़ाई का हिस्सा है। उनके बिना मतलब ज्ञान देने वाला कौन होगा। और इसके अलावा जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, राजस्थान में पिछले वर्षों में हमने नए कक्षा भवन बनाए हैं, नए स्कूल्स बनाए हैं, नए आवासीय विद्यालय बनाए हैं और हर जगह जहाँ लैब की कमी थी लैब बनाई है, लाइब्रेरी की कमी थी लाइब्रेरी बनाई है। और शिक्षा के गुणात्मक सुधार में पूरी तौर से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने हमारे इस बजट में 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन में 750 स्थानों पर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में शुरू कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि विद्याधर नगर जयपुर की एक स्कूल में 30 सीटें थी, उसके लिए 2600 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दिए। लॉटरी से 30 व्यक्तियों का प्रवेश हुआ। ये बातें मेरे ख्याल में सुनने में आश्चर्यजनक लगती होगी, लेकिन ये हकीकत है कि जब से हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए हैं, राजस्थान एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में पहले 3 राज्यों में से है। दिल्ली का नाम विज्ञापन के माध्यम से ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो पहले 7 राज्यों में से है। इसी प्रकार राजस्थान फिट इंडिया में फर्स्ट है। राजस्थान एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस में जैसा मैंने बताया पहले 3 में से एक है। और इसी तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और शिक्षा के गुणात्मक सुधार में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कक्षा कमरों की कमी है वहाँ कक्षा कमरे बनाए जा रहे हैं। पुराने जो जर्जर स्कूल हो गए थे उनकी मरम्मत करा रहे हैं। नाबार्ड से लोन लेकर हम इन स्कूलों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन कल्ला साहब, एक सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि अभी भी राजस्थान के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एकल शिक्षक व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ एक शिक्षक पढ़ाने के लिए है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं। लगभग डेटा ये कहता है कि 200 के आसपास ऐसे स्कूल हैं। क्या ये व्यवस्थाएं बनेंगी, और बनेंगी तो कब तक बनेंगी? देखिए, जो सुदूर पूर्व ढाणियों के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम है, वहाँ निश्चित रूप से एक शिक्षक, एकल शिक्षक की व्यवस्था है। अब आप समझिए कि जहाँ स्टूडेंट ही 15 के अंदर अंदर हो, वहाँ पर एक स्कूल एक से ज़्यादा कैसे देंगे। लेकिन जैसे ही
विद्यार्थी हमारे यहाँ 39 बच्चे होते ही हम दूसरा अध्यापक दे देते हैं। तो जो फार्मूला बनाया हुआ है उसके आधार पर स्कूलों की स्थिति को और संख्या को देखते हुए राजस्थान में लगभग वर्तमान में 4.25 लाख टीचर्स काम कर रहे हैं। 46,000 टीचर्स की भर्ती अभी रीट की परीक्षा 23 और 24 जुलाई को हुई है, उसमें 46,000 शिक्षकों की भर्ती का इम्तहान हुआ है। इसी प्रकार 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हम भर्ती कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक और स्कूली व्याख्याता और कंप्यूटर टीचर्स, ये मिलाकर 1 लाख टीचर्स की भर्ती हम इस शैक्षणिक सत्र में करेंगे, तो करीब करीब 4.25 लाख शिक्षक हो जाएंगे और टीचर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। सुव्यवस्थित तरीके से राजस्थान में हम टीचर्स की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात मैंने कहा ना, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जहाँ विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है वहाँ पर एकल टीचर्स की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, एक सवाल इसके अलावा आपने कहा कि चरित्र निर्माण पर काम होना चाहिए, बच्चे को नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी के लोग अपने राज्यों में या ये कहते हैं कि गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, गीता को समाहित कर लीजिए इसमें, तब क्यों आपत्ति होती है? देखिए, शिक्षाविद कोई भी पाठ्यक्रम बनाए, रामायण की हमने राम और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद पढ़ा हुआ है स्कूलों में, कभी किसी ने आपत्ति नहीं की थी। लेकिन कुछ लोग जो हैं केवल एक तरीके से शिक्षा का सेफ्रोनाइजेशन करना शुरू कर दें और अपनी पार्टी की विचारधारा शुरू कर दें। कोई गीता तो वैश्विक ग्रंथ है जी। अब जैसे अपन कहते हैं वर्क इज वर्शिप, गीता में लिखा है कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु बुर्वाते संगोस्तु कर्मणि, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ दो। उसको कहीं विश्व में ही कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ये जानबूझकर इस तरह की बातें कई बार करते हैं और जो कहे ना कहे अपने मुंह से उसका बात कर लेते हैं, अपने मुंह से उसका विरोध कर देते हैं। मैं कई बार अपने भाषणों में गीता को कोट करता हूं। नहीं, ये तो ठीक है, आपने देखिए, आपने कभी भी उदाहरण कोई बताया। इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, हमारे आप तो संस्कृत- शिक्षा मंत्री हैं। मैं एक छोटा संस्कृत प्रश्न में करता हम हूं वेद आपसे। पढ़ाते हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं। आपने कितनी अच्छी बात बताई कि मैंने परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ा है। आपको पता है कि आज की शिक्षा पद्धति में कहीं ये पढ़ाया जा रहा है, या जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनमें कुछ घटा है या बढ़ा है? देखिए, वक्तन वक्तन अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई हैं, उसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, हमने कभी भी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए कभी निर्देश नहीं दिए, ना ऐसी कोई व्यवस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो वो अपनी पार्टी की विचारधारा को थोपने की कोशिश करती है, वो उचित नहीं है। नहीं, जैसे मैंने आपको जो उदाहरण भी दिया, हमारे आपने ग्रंथों आपने का खुद ही मैंने इस कहा बात ना, का उत्तर दिया कि जैसे देखिए, पहले प्रेरणा गीता के जो है, स्तोत्र- गीता वैश्विक ग्रंथ है। श्री कृष्ण जो पार्थ से कहा, अर्जुन से कहा, वही है। तो इसको ये कैसे मान लिया जाता है कि नहीं, चूंकि बीजेपी ने बात कह दी तो ये उनके एजेंडे को सूट करता है? बात तो अच्छी कही गई है, तो नहीं, अच्छी ऐसा बात कुछ नहीं है, छात्रों ऐसा को कुछ जाननी नहीं चाहिए। है। गीता का कोई विरोध नहीं करता। जी। गीता हमारे यहाँ गीता पढ़ाई जाती है, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में वेद पढ़ाए जाते हैं, वेद का विभाग है राजस्थान में। और संस्कृत विभाग भी आपके पास है व्यवस्था के अंतर्गत? हाँ बिल्कुल है, हम बराबर वेदों का पठन कराने, वेद विद्यालय खोले हुए हैं हमारे यहाँ तो। जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे आपने अभी झारखंड की खबर सुनी होगी, जानी होगी, जुमे के दिन लोग छुट्टी कर देते हैं और ये व्यवस्था सालों से चल रही है, जबकि सरकारी कागजों में व्यवस्था रविवार की है। तो क्या आप इसको नहीं मानते कि यह भी एक विचारधारा और राजनीति थोपी जा रही है? देखिए, मुझे झारखंड में क्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारा संविधान जो है वो धार्मिक आज़ादी देता है। मैं संध्या वंदन करता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, तो मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति जाकर के मंदिर में जाए, मंदिर में भी वैष्णव मंदिर जाए, शिव मंदिर जाए, दुर्गा जी के मंदिर में जाए, अथवा कोई प्रेयर जाके करे, कभी कोई व्यक्ति जाके मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे। सबको अपनी अपनी धार्मिक आज़ादी है, इसको कभी भी, और एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम आपस में एक दूसरे के
धर्म की इज्जत करें, आस्था आपकी कुछ भी हो, आप स्वतंत्र हैं। मैं संध्या वंदन करता हूँ, मुझे कोई रोकता है क्या? नहीं, लेकिन कल्ला साहब, हमने कभी नहीं कहा कि आप मैं- किसी को रोकिए। भगवान- हमने तो ये भी नहीं कहा कि किसी को जुमे की नमाज पढ़ने से रोका जाए। हमारा तो ये कहना है कि अगर शासन का आदेश ये है कि छुट्टी रविवार को होगी, जैसे कि राजस्थान में भी होती है, बाकी प्रदेशों में भी होती है, तो वो छुट्टी का दिन केवल धर्म के आधार पर जब बदल दिया जाए विद्यालयों में कि जुमे के दिन छुट्टी इसलिए होगी क्योंकि मेरी वहां पर जानकारी- आबादी मुस्लिम वहाँ ज्यादा क्या होता है, मेरी क्या? जानकारी में नहीं है। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का आदर करना चाहिए। और कुल मिलाकर के आपने देखा होगा हमारे यहाँ छुट्टियाँ भी होती है ना, तो कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, तो शिवरात्रि की छुट्टी होती है, तो इसी प्रकार से दूसरे त्योहारों, मजहब के धर्मों के त्योहारों के लोगों की भी छुट्टी होती है। तो ये भारत सरकार को अपने संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमको एक दूसरे का मतलब धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता, ये आपस में बनाए रखने से ही हमारा देश अनेकता में एकता का दिग्दर्शन कर सकता है। ठीक है। चूंकि आप विद्यार्थी रहे हैं शोध के, इसलिए एक सवाल आपसे यह भी है कि राजस्थान को अब जब आप देखते हैं उस रैंकिंग में जो केंद्र सरकार ने जारी की है हायर एजुकेशन के मामले में, और राजस्थान का शोध में क्या योगदान है इस वक्त, क्योंकि भविष्य में किस तरह की चीजें होंगी ये सब कुछ शोध से निकलेगा, तो वहां पर आप कहां देखते हैं राजस्थान को? देखिए, हायर एजुकेशन हमारे यहाँ राजेंद्र जी यादव देखते हैं, लेकिन मैं अपने रोबस्ट कॉमन सेंस से ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में साइंस में और ख़ास तौर से सोशल साइंसेज में, कॉमर्स में अच्छी रिसर्च हो रही है और हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उस पर काफ़ी जोर दे रही हैं। लेकिन कुछ नई यूनिवर्सिटियाँ जो बनी हैं उसमें और प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अभी तक केवल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन बने हुए हैं, उनमें रिसर्च की इनपुट कम है। उसका कारण ये है कि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स की कमी है। जी, मैंने अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये राय मशविरा किया है कि हमारे जितने भी नए यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएं, ताकि वहाँ रिसर्च की प्रवृत्ति बढ़े, फैकल्टीज़ बढ़े और वहाँ पर रिसर्च का काम ज़्यादा तेज़ गति से हो सके। लेकिन पुरानी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जी, हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ पिलानी हैं, हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वहाँ काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। इसी प्रकार जोधपुर में अच्छा काम हो रहा है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, कोटा विश्वविद्यालय में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो नए विश्वविद्यालय बने हैं इन पिछले वर्षों में, उनमें रिसर्च वर्क को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये तभी बढ़ेगा जब वहाँ के कॉलेजेज जो मतलब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी जो हैं वो कम हैं, और लेकिन कॉलेजेज में विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का बना देंगे, तो वो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी हो जाएगी और उन यूनिवर्सिटियों में रिसर्च और तेज गति से हो सकेगी। ठीक है। एक सवाल ये भी आपने कहा कि झारखंड का प्रकरण आपके संज्ञान में नहीं आया, लेकिन कोटा का विषय तो संज्ञान में आया होगा, जहां कक्षा 2 की एक किताब थी जिसमें शब्द सिखाए जा रहे थे, अब्बू अम्मी, किताब अंग्रेजी की थी, और इन शब्दों को जब सिखाया तो वहां के कुछ अभिभावकों ने विरोध जताया। संज्ञान में आया होगा ये विषय आपके? क्या ये विचारधारा थोपना है? नहीं, ऐसा है, कोई मदद नहीं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं होती है, कोई प्राइवेट स्कूल होगा और उसने कोई मदरसा वदरसों में कोई इस तरह की पढ़ाई हुई होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये संभवतः संज्ञान में गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं होती। लेकिन सिलेबस तो चाहे प्राइवेट में जाए, गवर्नमेंट के स्कूलों में, हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में जो है प्रेस्क्राइब्ड किताबें ही पढ़ाई जाती है। जी, तो प्राइवेट में जो हो रहा है उसकी तो जिम्मेदारी कोई तो लेगा। नहीं, उसमें कोई, जैसे आपने आज बताया तो मैं पता करूंगा कि कैसे किस स्कूल में किस तरह से क्या पढ़ाई की जाती है, मैं पता करूंगा। जी, ये खबर कोटा से थी और हमारी जानकारी जहां तक है कि विवाद उठने के बाद उस किताब को स्कूल के मैनेजमेंट ने प्रतिबंधित किया था, लेकिन प्रयास ये भी हुआ, इसलिए मैंने आपके संज्ञान में लाया हूं। अच्छा, दूसरी बात जो है, आप जब कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाहित की गई हैं? क्योंकि राजस्थान की एजुकेशन की किताबें आपने कहा कि देखी भाली हैं, आपके संज्ञान में हैं, कोई ऐसी चीज़ थोपी गई जो गैर ज़रूरी है?
या आरोप केवल राजनीति के लिए है? ऐसा है, नहीं, बीजेपी के शासनकाल में जब भी वे आते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम को छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया ना, हम लोग कभी भी पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ नहीं करते। जो विषय विशेषज्ञ, एकेडमिक काउंसिल्स और जो विद्या परिषद जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं शासन में, तो वो पाठ्यक्रम में जैसे पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम अथवा अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों में अपनी पार्टी की विचारधारा को थोपने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, मैं यही आपसे जानना चाहता था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भगवाकरण हो रहा है, देश का भगवाकरण हो रहा है, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, विचारधारा थोपी जा रही है, तो वैसे कुछ हिस्से अगर आप बता सकें कि ये इसको आप मानते हैं कि ये गलत हो रहा है, कोई एक पॉइंट तो होगा। नहीं, जैसे मैं पुराने पाठ्यक्रम अभी आप मेरे को पहले कहते तो मैं उनको कोड करने के लिए लेके आता। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिस समय हमारे वासुदेव जी देवनानी जी वगैरह जब यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय निश्चित रूप से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में जो एक तरीके से बीजेपी की विचारधारा से संबंधित चैप्टर वगैरह जुड़वाए थे और उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि मुगलों को ज़्यादा पढ़ाना, उनको ज़्यादा स्थान देना सिलेबस में, ये सब कांग्रेस ने किया और जानबूझकर किया। नहीं है, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल आरोप असत्य है। हमने कभी किसी भी, हमारे यहाँ जैसे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें कहीं कोई विषय विशेषज्ञों के बनाए हुए चैप्टर ही पढ़ाए जाते हैं। और कोई ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इनका तो काम यही है, ये हर बात में जो है हिंदू मुस्लिम करती है। हम नहीं करते। हम तो कहते हैं इस देश के 36 कौमों के लोग जो हैं वो इस देश के रहने वाले हैं और उनको कभी भी धर्म, भाषा, जाति, मजहब के नाम पर अलग नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देश की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है, गोलियां सीने पे खाकर मुस्कुराना फर्ज है, आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस पर वतन का तू अगर जांबाज है, ये मेरी आवाज़ गोया मुल्क की आवाज़ है। और ये भी साथ साथ कहता हूँ कि इल्तिजा ये है वतन की, जान इशारों से उठो, ख्वाब गाहों की दिगा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूँ सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से उठो और उठकर अपनी अपनी आस्था को मानो, लेकिन देश के लिए सब एक रहो, नेक रहो और अनेकता में एकता का प्रदर्शन। जैसे हमारे आज़ादी का अमृत वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष, तो आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने भाई भाई रह करके एक दूसरे की मदद की, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, तीरी गुलामी से देश को मुक्त कराया। उसी प्रकार देश की एकता और अखंडता के लिए सबको अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन फिर भी समस्या ये है कि आप लोग तो क्रांतिकारियों में भेद कर देते हैं। महात्मा गांधी को, नेहरू जी को सम्मान मिलना चाहिए, आप सावरकर को वीर मानने से इनकार कर देते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। सावरकर जी ने जिस तरह से अंग्रेजों से माफ़ी मांगी उस बात को इंगित करते हैं। नेहरू जी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। नेहरू जी और मोतीलाल जी और इंदिरा जी 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ जेल में रही। और उसके बाद आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय एक पत्रकार ने ये कहा कि ये जो नेहरू जी से जाके पूछा कि आप आनंद भवन और स्वराज भवन का क्या करोगे, आप तो देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मालिक हैं तब तो ठीक है, जब मैं मालिक बनूंगा तो इस संपत्ति को राष्ट्र को दान दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा। मोतीलाल जी को उस पत्रकार ने जब ये बात कही तो मोतीलाल जी ने कहा चलो मेरे साथ। वो नेहरू जी के पास आए और आकर के कहा जवाहरलाल जी को कि आपने क्या कहा? तो मैंने ये कहा था कि जब मैं मालिक बनूंगा तो देश को इस संपत्ति को समर्पित कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कल स्टैम्प पेपर मंगाओ, मेरे सामने ही कर दो, मुझे कितनी खुशी होगी। दोनों पिता पुत्र ने स्वराज भवन और आनंद भवन राष्ट्र को दान कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। और उसके बाद आज़ादी जब मिली, उसके बाद इंदिरा जी ने और राजीव जी ने अपना
बलिदान दे दिया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो ऐसे परिवार के लोगों का जिक्र पहले से होता आया है। जी, आप ये समझिए कि देश में जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से जवाहरलाल जी को बढ़ाया जाएगा, तो आगे जो बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए चरण सिंह जी को भी बढ़ाया जाएगा। योगदान आज़ादी की लड़ाई में अगर रहा है नेहरू जी का, तो उनका स्वागत है। आप लोगों ने खूब पढ़ाया बच्चों को, बच्चों ने भी चाचा नेहरू के खूब नारे लगाए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि बाकी जो क्रांतिकारी हैं उनको इतनी कीर्ति क्यों नहीं मिली किताबों में, ये प्रश्न था। और अगर दूसरी पार्टी जो बराबर मिली है। आप देखो, आपकी हमारे विरोधी पार्टी है, राजस्थान में शहीद वो भगत आती है कि सिंह- हम दूसरे पढ़ाएंगे तो आपको आपत्ति होती है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबको हमने पढ़ा है, और जितने भी क्रांतिकारी हैं सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिनने देश के लिए, आज़ादी के लिए 3-3 पीढ़ियाँ संघर्ष में रही, उनका, और जो मतलब ठीक है आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का जो कृत्य था वो सही नहीं था। जी, एक आपका अनुभव बहुत है। मैं छोटा सवाल ये आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि काला पानी की सज़ा उस ज़माने में किसको होती थी? कुछ तो रहा होगा। नहीं तो उसको तो सभी मानते हैं ना, लेकिन जी। उनकी गलती ये हो गई कि उन्होंने एक्चुअली में अंग्रेजों से जो सुलह किया ना, वो ठीक नहीं था। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि हम अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे स्टेट ये दावा करते हैं कि अब राजनीति जो है वो टर्न होकर शिक्षा की तरफ आनी चाहिए। धर्म पर बहुत बात हो गई, जात पर बहुत बात हो गई, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। तो आप इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं, जिसको कहते हैं कि कंपटीशन एक तरह से अब होना चाहिए कि हर रैंक पर लड़ाई हो, हर जो पायदान है उस पर कौन आगे निकलेगा, कौन सा स्टेट, और स्टेट में भी कौन से ज़िले आगे निकलेंगे, इस बात की जो रस्साकशी है, इसको आप कितना स्वस्थ मानते हैं? हेल्दी कंपटीशन पढ़ाई में होना चाहिए। आज पहले तो किसी पुस्तक में मतलब आपके टीचर गुड लिख देता था तो उसके पेरेंट्स भी राजी होते थे, बच्चा भी राजी होता था। फिर बेटर का ज़माना आया, अब दी बेस्ट का ज़माना है। हम लोगों को ऐसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना चाहिए कि ऑल इंडिया कंपटीशन में, अथवा जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके कोई एग्जामिनेशन हो तो हमारे बच्चे जो हैं उनमें फर्स्ट आएँ, वर्ल्ड के कंपटीशन में फर्स्ट आएँ। इस तरह के वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन हमको देनी है बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बने। उत्तमोत्तम ढंग से पढ़ाते हुए हम उनको इतना तैयार करें कि वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में वो दी बेस्ट रहें। इसकी आवश्यकता है। इसके लिए ज़िलों में कंपटीशन, ब्लॉक में कंपटीशन, स्टेट लेवल पर कंपटीशन, ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन, इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन, जी, इस तरह के बच्चों को तैयार करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम कई नवाचार राजस्थान में कर रहे हैं। अभी हमने कोविड पीरियड में हमारे बच्चे पीछे रह गए थे, कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकी, और अपने डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से पढ़ाया। तो जो गैप रह गया था उसके लिए भी हमने 75 करोड़ रुपये की लागत से ब्रिज कोर्स तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक शुरू किए हैं। उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से हमारे बच्चे जो हैं, जो कोविड पीरियड में पढ़ाई में कहीं उनमें गैप रह गया तो उसको दूर कर पाएंगे, और उसका इवेल्यूएशन होगा। बिल्कुल। और उसमें खास तौर से साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इन 3 विषयों के बारे में ये ब्रिज कोर्स तैयार करके हमने दिए हैं, ताकि बच्चे जो गैप रह गया है उसकी कमी को दूर कर सके। बिल्कुल कल्ला साहब, ये राजस्थान में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। जी कल्ला साहब, आप छात्रों का एवोल्यूशन कीजिए, टीचर्स की और शिक्षा की गुणवत्ता का एवोल्यूशन कीजिए, और जैसा आप काम करेंगे वैसा राजस्थान की जनता आपका एवोल्यूशन करेगी। कुछ ही दिनों के बाद 2023 में आपका भी इम्तिहान आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी न्यूज़ के एजुकेशन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए।